मॉर्निंग स्टूडेंट, दोबारा एक नए वीडियो के साथ अपन रूबरू हो रहे हैं। तो इस बार अपन क्या है लैब असिस्टेंट का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो उसके अंदर अपन ने 2 वीडियो डाल रखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के, और नेक्स्ट जो वीडियो अपन जो शूट कर रहे हैं उससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो आपको ज़रूर देखना है। उसके बाद में अपन यहाँ पे क्या है गाउस लॉ के ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यहाँ से देखो सीधा आप देखोगे तो उसमें क्या है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि सर ने क्या क्या बता दिया। तो उससे पहले है आप उस 2 वीडियो को पहले ज़रूर देखें। अब देखो गाउस लॉ क्या कह रहा है। तो गाउस लॉ सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को के बारे में एक अपना लॉ दिया है। उसने क्या बताया, उसने दूसरे तरीके से बताया। और वैसे अपन ने फ्लक्स को पढ़ लिया था, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस या डी ए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखो कोई भी क्लोज शेप ले ली और उसके अंदर क्या है बहुत सारे चार्ज हैं Q1, Q2, Q3, Qn। ठीक है, इससे निकलने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू अपन गाउस लॉ ने क्या बताई है कि फाई की जो वैल्यू बताई है वो समेसन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी अपन को क्या है पूरा चार्ज इसके अंदर जो बाउंड है, जो इसके अंदर बंधा हुआ है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसी चार्ज को आपको सारे को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रही है, सपोज करो वैल्यू क्या आ रही है आपकी पॉजिटिव आ रही है। सपोज करो क्या करेंगे भाई, समेसन Q क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो आपका फ्लक्स क्या होगा, फाई विल बी आउटवर्ड, यानी आपका आउटवर्ड क्या होगा फ्लक्स होगा भाई। समेसन Q इक्वल्स टू क्या आएगा नेगेटिव आ रहा है, तो उस टाइम पे फाई की वैल्यू क्या आएगी इनवर्ड। क्या लिखेंगे इनवर्ड। यदि समेसन Q आपका कितना आ रहा है 0 आ रहा है तो फाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है कि फाई आउटवर्ड कब होगा, इनवर्ड कब होगा, 0 कब होगा। तो आपको पॉजिटिव चार्ज यानी सारा चार्ज ऐड करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो फ्लक्स वहाँ से बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी बाहर की तरफ निकलेंगी। यदि वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो गाउस लॉ है ये इन चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज कहीं पे भी हो, Q1 यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, इसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात, पूरा चार्ज इस क्लोज लूप के अंदर ही आना चाहिए। ये जो आपको बंद निकाय है इसके अंदर ही चार्ज होना चाहिए। इससे बाहर कोई चार्ज है, जैसे ये मैंने Q1 ले लिया तो इसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि बाहर जो चार्ज Q1 है इसको आपको काउंट बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद अलावा अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्लोज शेप होनी चाहिए, कैसी भी हो, सिमेट्रिक हो, नॉन सिमेट्रिक, कैसी भी हो, आपको उस शेप के ऊपर भी ये निर्भर नहीं करेगा। कौन, फ्लक्स की वैल्यू कोई डिपेंड नहीं करेगी। करेक्ट। तो अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, देखो एक क्यूब के एग्जाम्पल से। तो क्यूब को अपन ने समझने से पहले देखो एक क्यूब बनाते हैं, जिसके ऊपर आपसे एक क्वेश्चन में भी डाल सकता है गाउस लॉ के ऊपर। तो आपको किस तरह से समझना है, जैसे मैंने एक क्यूब इमेजिन कर लिया। इमेजिन करने के बाद में अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में सेंटर में यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, Q चार्ज ले लिया। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछे कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स आउटवर्ड होगा, कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो आपको ध्यान में रखना है इस Q सेंटर में है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है, एक ही चार्ज है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। क्योंकि यहाँ पे एक ही चार्ज है तो ओनली 1 चार्ज को ऐड करेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे मैं इसके बोलूँ कि इसके एक फेज से कितना फ्लक्स आउटवर्ड होगा भाई, एक फेज से, तो देखो इसके 6 फेज हैं। आप कमरे में बैठे हो तो कमरे की 6 दीवारें हैं, तो एक दीवार यानी आपके कमरे की लेंथ हो क्या है, सभी दीवारों की सेम है, एक तरह साइड सेम है, क्यूब मान लो। तो उस टाइम पे आप 6 फेज के अंदर बैठे हो तो एक फेज से कितना फ्लक्स आउटवर्ड होगा, तो आपको छठा भाग बताना है। तो इसकी क्या जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। राइट। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बोलूँ कॉर्नर से कितना निकलेगा, तो कॉर्नर कितने हैं 8 हैं, तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसके अलावा मैं बोलूँ साइड से कितना निकलेगा, साइड इसके देखो कितने हैं 12, तो Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन को क्या देखना है कि इसी क्यूब के अंदर चार्ज की पोजीशन मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भाई, चार्ज की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चार्ज हटाकर नेक्स्ट में मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, और मैं कहाँ पे चिपका रहा हूँ, इस दीवार के ऊपर चिपका रहा हूँ। इस क्यूब इस दीवार पे चिपका दिया, जैसे बोर्ड की इस दीवार के ऊपर मैंने Q चार्ज बैठा दिया, और मैं बोल रहा हूँ कि इस कमरे में
चार्ज कितना आएगा, इस कमरे में फ्लक्स कितना आएगा, तो इस कमरे को और उस उधर एक कमरा इमेजिन करो, तो यानी एक क्यूब अपन इसके बराबर समझने के लिए एक क्यूब यहाँ पे एक और इमेजिन कर सकते हैं। वो इमेजिन करने के बाद में अपन यहाँ पे इसको क्या है कंप्लीट रूप से सेंटर में ले आएंगे, राइट। तो ये चीज़ अब यहाँ पे देख रहे हो आप सेंटर में आ चुकी है। तो आधा फ्लक्स इससे निकलेगा और आधा फ्लक्स इससे निकलेगा। तो उस टाइम पे आपका एक कमरे से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है, इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है। इसके बाद में मैं आपको यहाँ से बोलूँ कि इस चार्ज को अपन को क्या है यहाँ से हटाकर मेरे को कहाँ पे बिठाना है, जैसे एक साइड के ऊपर उठा दिया मैंने, यहाँ पे क्यों बैठा दिया, जैसे आपकी बीम दिख रही है कमरे में बैठे हो तो उसकी एक साइड के ऊपर क्या है चार्ज को सेंटर में बैठा दिया मैंने। तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये बाउंड कैसे होगा, यहाँ पे देख रहे हो दो कमरे तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ कवर दिख रहे हैं, दो क्यूब इसके ऊपर इमेजिन करो, तब ये क्यूब क्या आएगा सेंटर में आएगा। तो उस टाइम पे इसका चौथा भाग यानी फ्लक्स का फोर्थ पार्ट इसमें से पास होगा। तो उस टाइम पे इस कंडीशन के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, Φ=Q/4 एप्सिलॉन नॉट। कैसे आएगी, सबको क्लियर हो गई होगी, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना। कि यहाँ पे देख रहे हैं कि दो क्यूब नीचे, अरे एक क्यूब यहाँ पे इमेजिन करो, एक क्यूब ऐसे, तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो फोर्थ पार्ट यानी एक क्यूब से कितना निकलेगा, फोर्थ चौथा हिस्सा निकलेगा। इसके बाद में अपन यहाँ पे बात करें क्यूब की पोजीशन, दोबारा मैं चेंज कर रहा हूँ और मैंने इसको बैठा दिया इस बार भाई कहाँ पे, जैसे इस कॉर्नर पे बैठा दिया, क्यू को कहाँ पे बैठा दिया मैंने, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे देखो दो तो पीछे की तरफ, दो आगे की तरफ इमेजिन करो, एक क्यूब यहाँ पे एक क्यूब यहाँ पे। तो चार नीचे का बेस तो इन्होंने कवर कर लिया। अब ये ऊपर वाला हिस्सा तो खुला है, तो इसके ऊपर भी दो दो इमेजिन और करेंगे। तो ये क्यू सेंटर में कब आएगा, जब इसके चारों तरफ टोटल 8 क्यूब इसके चारों तरफ व्यवस्थित करने पड़ेंगे। 8 कैसे आएंगे समझ गए ना, दो तो आपको दिख रहे हैं बोर्ड में, दो आगे इमेजिन करो और दो उनके ऊपर और दो उसके पीछे, तो अपना ये क्यू आ जाएगा सेंटर में। तो इस कंडीशन में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो आपको कहीं पे भी आपको क्या है क्यू आपको दे सकता है, तो क्यू को समझने के लिए उसकी पोजीशन को सेंटर में लाना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वैसी शेप दोबारा इमेजिन करो उसके चारों तरफ, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि इसका फ्लक्स क्या होगा। इसी तरह से देखो एक क्यूब का एग्जाम्पल लेकर सोल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्यूब कोन ले लिया और कोन के अंदर क्या है, यहाँ पे चार्ज क्यू बैठा है। तो मैं उससे आपसे पूछ रहा हूँ इससे कितना फ्लक्स आउटवर्ड होगा। तो आप यहाँ पे इसको शेप को क्या कर रहे हो भाई, सेंटर में लाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक क्यूब ऊपर नीचे इमेजिन कर लें तो सेंटर में आ गया। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, Φ क्या लिखोगे, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या है आउटवर्ड होगा, करेक्ट। तो ये कोन हो गया ऊपर नीचे, इसको आप समझने के लिए Φ क्या लिखना पड़ेगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इस टाइप में क्या है, कोई भी आपको क्या है जैसे कोई या सेमी सर्किल या सेमी स्फीयर के रूप में आपको दे दें, तो यहाँ पे चार्ज बैठा है, तो इससे भी क्या है एक पूरा इमेजिन कर लो, ऊपर भी शेप ऐसी आ जाएगी। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, आधी से सेमी सर्किल से, तो Φ Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको यहाँ पे देखकर क्या है जवाब देना है कि आपकी शेप के अंदर जो चार्ज है वो सेंटर पे कैसे आ सकता है, उसके चारों तरफ कैसे इमेजिन करें शेप, तो वो सेंटर पे आ जाए। तो कितने अपन को वैसे ही अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, क्यूब हो चाहे वो कोन हो चाहे वो सेमी स्फीयर हो, तो आपको उसको अंदर ध्यान में रखकर ये चीज़ क्या है सोल्व आउट करनी है। ओके, देखो अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ के अंदर सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, देखो एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। तो एप्लीकेशन करने से पहले देखो उसके अंदर आपके क्या है, एनसीईआरटी के अंदर 2-3 एप्लीकेशन है, तो उनको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी वायर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को यहाँ पे क्या है फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस चार्ज के ऊपर क्या कर रहे हैं, फटाफट थोड़ा सा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म है, यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं r डिस्टेंस के ऊपर ये अपने कोई पॉइंट P लिया है, तो यहाँ से देखो एक छोटा सा लाइन एलिमेंट ले लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। एक छोटा सा लाइन एलिमेंट नीचे से ले लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ जाएगी जी,
ठीक है, ये पॉइंट P ले रखा है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो न तो सेम डायरेक्शन में है न ही अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो आ जाएगा DE साइन थीटा, ये आ जाएगा भाई DE कोस थीटा, करेक्ट है। तो यहाँ पे सपोज करो एंगल थीटा बन रहा है आपका, ठीक है, तो थीटा एंगल से इसी तरह से अपन यहाँ पे इमेजिन करेंगे तो DE साइन थीटा तो ये सामने आ जाएगा और DE कोस थीटा इस साइड में आ जाएगा। तो अपन इस डायग्राम से क्या देख रहे हैं, जो आपके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हैं, आपके वर्टिकल जो कंपोनेंट हैं DE साइन थीटा, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, और DE कोस थीटा एक सेम डायरेक्शन में होने से वो क्या है, ऐड हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, डायरेक्शन शो करने के काम आएगा, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। अब देखो इसके अंदर बात करेंगे कि इससे वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके चारों तरफ अपन गाउस लॉ अभी सीखा है, उसके चारों तरफ अपन क्या करेंगे, एक क्लोज शेप की इमेजिन करेंगे। किसकी इमेजिन करें, क्लोज शेप की। तो क्लोज शेप ये मैंने मान लिया, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप ले ली और ये क्या कर दिया भाई, मैंने इसको पूरी तरह से बाउंड कर रखा है। और ये वायर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का मान सकते हैं अपन, यहाँ पे इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने माना है कि R रेडियस का क्या है, अपना सिलेंडर है, और L लेंथ है इसकी, कितनी लेंथ है, L लेंथ है, R रेडियस है अपनी इसकी, करेक्ट। तो यहाँ पे एरिया देखो 3 एरिया में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1 ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 और ये थर्ड भाई। देखो फर्स्ट में अपन इसकी बात करेंगे एरिया डायरेक्शन, तो DA किधर आएगा आपका, ऊपर की साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इस साइड में। अभी अपन ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के क्या था, जस्ट परपेंडिकुलर था। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल इमेजिन करेंगे। यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और DA दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे अपन देखेंगे DA तो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है भाई, इस साइड में। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, करेक्ट। तो दोनों ही तरीके से अपन ने क्या है, शेप को इमेजिन कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर लिया है और एरिया डायरेक्शन सभी की अलग अलग है। तो ये क्या है, कुछ एंगल बना रहे हैं, ये 90, ये 0, ये 90। अब यहाँ पे अपन देखो सोल्व आउट करने के लिए शॉर्ट में करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अपन ने पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र को फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो बात करेंगे तो फाई इक्वल्स टू जो फॉर्मूला पढ़ा था E.dA, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा आता है, आपको पता है, और ये 3 शेप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका टोटल जो लिखेंगे फाई इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो तीनों को ऐड करेंगे तो फाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, E.dA फर्स्ट, सेकंड के लिए भी ये आ जाएगी E.dA, फिर थर्ड के लिए भी ये आ जाएगी E.dA, ठीक है जी। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके अंदर फाई की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, फर्स्ट वाले में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, E और DA के बीच में देख रहे हो आप, तो कोस 90 डॉट यहाँ से हटेगा तो E.dA कोस 90। सेकंड वाले में आएगा E.dA कोस 0, थर्ड वाले में आएगा E.dA कोस 90, ठीक है। यहाँ से अपन देखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इस लास्ट वाले की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास सेकंड टर्म बचेगी। तो फाई की जो वैल्यू अपन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं तो फाई इक्वल्स टू क्या लिखोगे, E इंटीग्रेशन DA। तो DA की जो अपन सोल्व करेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे सेकंड के लिए, तो देखो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी आपका बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो जिसको अपन क्या है निकालने के लिए इसका जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, E इंटू 2πRL, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, जो फ्लक्स की वैल्यू आई है E 2πRL, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स आ गया भाई, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन बात करेंगे किसकी, गाउस लॉ की। नेक्स्ट देखो भाई, फ्रॉम गाउस लॉ, इक्वेशन फर्स्ट के बाद में देखो अपन बात कर रहे हैं किसकी भाई, गाउस लॉ की। तो गाउस लॉ अपने पढ़ लिया अभी, जब पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो देंगे कि फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाले फॉर्मूले से देंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, दोनों को इक्वल करेंगे, तो दोनों की वैल्यू इक्वल करेंगे तो आपके यहाँ देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड से अपन क्या देख रहे हैं, E 2πRL इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, Q अपॉन 2
पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से ये आपने इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया। अब देखो Q अपॉन एल, आप देख रहे हो Q अपॉन एल क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको अपन अलग से बता देते हैं, लैम्डा से शो करते हैं भाई Q अपॉन एल, ये क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो E इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसको क्या करें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये K में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 लैम्डा या 2K लैम्डा लिख दें, देखो 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या बन जाएगा, K बन जाएगा, और ये जो वैल्यू रह जाएगी R अपॉन में रह जाएगी। दिख रहा है ना सभी को, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन ने क्या लिख दिया और ये वैल्यू R रह गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे दो ही बातें आपको देखने को मिल रही हैं, E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, और E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वही 1 अपॉन R के। तो R यहाँ पे लैम्डा जैसे जैसे इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ती जाएगी तो E की वैल्यू क्या है, घटती जाएगी। तो अपन यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा भाई E और लैम्डा के बीच में, और E और R उसके बीच में अपन खींचेंगे तो ये क्या आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वायर या ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एप्लीकेशन देख रहे हैं, देखो गाउस लॉ की जो सेकंड एप्लीकेशन है वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सीट। देखो इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि एक सीट की इमेजिन करो, यानी आपके पास जो भी 2D के अंदर एक सीट इमेजिन करो, उसके ऊपर चार्ज का सेपरेशन है यूनिफॉर्म, और वो नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो चार्ज होगा वो इनसाइड में होगा, आउटर साइड में क्या है, न के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक सीट इमेजिन कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अपना सेम वैसे के वैसे ही आएगा। जैसे सपोज करो ये मैंने क्या मान लिया भाई, एक सीट इमेजिन कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर क्या है, प्लस प्लस चार्ज का यूनिफॉर्मली सेपरेशन है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये चार्ज का सेपरेशन है, तो इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि आपकी सीट है, तो सीट के अंदर इस चार्ज को बाउंड करने के लिए सबसे पहले तो अपन बता देते हैं ये सीट आपको इस तरह से है, इसके ऊपर चार्ज सेपरेट है, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। जैसे अपन ने वायर के अंदर निकाला था वैसे ही सीट के अंदर भी अपन इमेजिन करेंगे। बोर्ड के ऊपर आपको ऐसे दिखाई दे रही, फिलहाल इसकी पोजिशन इस तरह से है, और इसके ऊपर चार्ज का सेपरेशन है, तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। यहाँ पर अपन एक सिलेंड्रिकल शेप की इमेजिन करें, तो इमेजिन करने के बाद में अपन यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये अपन क्या कर दिया भाई, एक सिलेंड्रिकल शेप ले लिया, और इसके अंदर यहाँ पे पीछे की साइड में भी अपन क्या कर रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप की इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका एरिया, फर्स्ट एरिया ये हो गया, सेकंड एरिया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, और थर्ड ये आपका सर्कुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और DA दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है। इसका एरिया कितना आ जाएगा, DA इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस साइड में। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और DA भी इस साइड में। तो E और DA दोनों क्या रहेंगे, सेम डायरेक्शन में। क्यों रहेंगे, क्लियर हो गया सभी को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बताई थी सीट के परपेंडिकुलर हैं, तो ये E DA दोनों क्या रहेंगे, इसका भी एरिया किधर है, उसी डायरेक्शन में है। तो E DA इसके भी इस साइड में, और DA इसका ऊपर की तरफ, E का इधर ही, ठीक है। तो इन तीनों को अपन क्या है, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फ्लक्स की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, जो उसके अंदर फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था E डॉट DA, ठीक है, वही फॉर्मूला अपन दोबारा यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे इसको क्या है, तीनों के लिए मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। देखो फर्स्ट के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आप क्या देख रहे हो, E DA cos 0। दूसरे के लिए क्या ले रहे हैं, E DA cos 90। तीसरे के लिए क्या लिखेंगे, E DA cos 0, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये आपका थर्ड हो गया भाई, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी cos 90 0 होता है। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी आपकी, फर्स्ट और थर्ड दो ही शेप बचेंगे आपके पास। तो फर्स्ट और थर्ड देखो अपन ने E DA, ये फर्स्ट हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, सेकंड हो गई, ठीक है।
सॉरी थर्ड हो गई। यहाँ पे इसको क्या है फाई की जो वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो इसका जितना एरिया है उतना ही एरिया इस साइड में होगा, तो एरिया दोनों का क्या है, जैसे आपके क्या है सिलेंड्रिकल शेप में आपका क्या है टॉप और बॉटम दोनों का एरिया क्या होता है सेम होता है। तो उसी तरह से अपन यहाँ पे भी एरिया की इमेजिन करें तो दोनों का एरिया क्या आएगा सेम। तो अपन यहाँ पे क्या मान लेंगे ई डी ए का एरिया मैंने ए ले लिया और दूसरे का भी ई ए, तो अपन इसको क्या मान सकते हैं भाई 2EA। तो सिग्मा यानी अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं फाई इक्वल्स टू 2EA, ये आपका क्या आ गया भाई कंप्लीट रूप से फ्लक्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं कि फ्लक्स E2EA ये जो मैंने लिखा है इसको अपन क्या है आके गाउस लॉ लगा के दोबारा चेक कर लेते हैं। तो फ्रॉम गाउस लॉ तो फाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी समेसन क्यू अपॉन अपसाइलन नोट। तो समेसन क्यू क्या लिखेंगे, क्यू टोटल चार्ज माना है मैंने और ये अपसाइलन नोट, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड, तो दोनों को बैलेंस कर दो भाई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड से अपन क्या देख रहे हैं 2EA इक्वल्स टू क्यू अपॉन अपसाइलन नोट, या E इक्वल्स टू क्या लिखोगे क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नोट, ये वैल्यू आ गई भाई, राइट। अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं Q अपॉन A, आप देख रहे हो Q अपॉन A क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होती है भाई ठीक है। तो वो सिग्मा से लिखते हैं अपन Q अपॉन A। तो यहाँ पे मैं सिग्मा पुट करने जा रहा हूँ, तो E की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। किस तरह से आई समझ गए ना भाई, Q अपॉन A को अपन ने सिग्मा लिख दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है 2 एप्सिलॉन नोट नीचे रह जाएगा। तो ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। एक चीज़ यहाँ पे सामने आ रही है कि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है तो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो E की वैल्यू क्या है R पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी E यहाँ पे अपन क्या है कांस्टेंट है किसके ऊपर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, यानी इस पॉइंट पे सभी पॉइंट के ऊपर क्या है E की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे E और R के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे तो वो क्या आएगा एक कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट का ग्राफ एक लीनियर लाइन होती है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इट डज नॉट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सीट। तो सीट और पॉइंट के बीच में जो दूरी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आ गया E का Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ओके नेक्स्ट देखो एक उसी के ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या देखेंगे कि आपके पास क्या है कि जैसे कोई भी 2 प्लेट्स दे दिए, ठीक है। इसके ऊपर क्या है मैंने जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने क्या ले रखा है भाई नेगेटिव चार्ज दे रखा है। तो आपको दूसरे रूप में आपको क्या है इसके ऊपर प्लस सिग्मा और इस पे माइनस सिग्मा इस तरह से बोल सकता है। तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट इमेजिन कर रहा हूँ, जैसे ये मैंने P पॉइंट ले लिया, ये मैंने बीच में Q पॉइंट ले लिया, ये मैंने R पॉइंट ले लिया। इन तीनों पॉइंट के ऊपर इन दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है उसके ऊपर को ध्यान दो। देखो सबसे पहले अपन पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव की वजह से अपन E1 जैसे ये प्लेट A है और ये प्लेट B है, E1 की बात करें फर्स्ट की वजह से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो यहाँ पे कोई भी छोटा सा टेस्ट चार्ज इमेजिन करके यहाँ पे अपन क्या करेंगे शूट करेंगे। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके ऊपर किधर होगी इस साइड में, क्यों होगी क्योंकि प्लस इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, और हमेशा टेस्ट चार्ज जो आपको लेना है वो उसकी नेचर ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसकी नेचर हमेशा पॉजिटिव लेकर आपको क्या है यहाँ पे वो प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो P के ऊपर अपन यहाँ पे शूट करेंगे तो E की डायरेक्शन इधर आएगी भाई, ठीक है। दूसरी नेगेटिव, इस पॉइंट नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव उसे अट्रैक्ट करेगी, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में हो जाएगी। तो E1 और E2 दोनों क्या है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो E टोटल क्या हो जाएगा आपका P पॉइंट के ऊपर, तो E1 माइनस का E2 जस्ट अपोजिट है। तो E1 की जो वैल्यू लिखेंगे वो अभी अपन ने निकाल ली थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट डेट इज 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई P पॉइंट के ऊपर 0। इसी तरह Q पॉइंट के ऊपर बात करेंगे तो Q पॉइंट के ऊपर देखो कैसे करेंगे, पॉजिटिव से क्या करेगा रिपेल करेगा, ये इसे क्या करेगा भाई अट्रैक्ट करेगा। तो E1 और E2 दोनों की बोथ आर सेम। तो Q पॉइंट के ऊपर बात करें तो E1 प्लस E2
दोनों डायरेक्शन सेम होने की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों ऐड हो जाएंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, ई क्यू पॉइंट के ऊपर क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे है, सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसी तरह पॉइंट आर के ऊपर चर्चा करें तो आर की पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और नेगेटिव की वजह से इधर आएगा भाई। ठीक है, तो ये भी जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे अपन जैसे ही वैसे जो फर्स्ट कंडीशन में किया था, ई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये दोनों माइनस होंगे तो माइनस होने के बाद में वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको सेम प्लेट का भी एक एग्जांपल समझा देते हैं। तो सेम प्लेट के अंदर देखो आपके 2 प्लेट्स दे रखी हैं और उनके ऊपर क्या है, मैंने जैसे इसके ऊपर प्लस सिग्मा दे दिया, इसके ऊपर भी मैंने प्लस सिग्मा ले लिया भाई। इन दोनों के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इनके ऊपर दोनों पे क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर भी अपन 3 पॉइंट ले रहे हैं, जैसे ये मैंने P ले लिया, अंदर Q और ये बाहर मैंने R ले लिया, 3 पॉइंट ले लिए। तो तीनों की वजह से देखो ये प्लस और ये प्लस, इसे दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 और E2 की दोनों की क्या आएगी, सेम डायरेक्शन आएगी। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, EP इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे आएगा, इसी तरह से आएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन। ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर आएगा। तो उस टाइम पे EQ के ऊपर बात करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। R के ऊपर बात करेंगे तो R के ऊपर भी भाई दोनों क्या आएंगे, सेम डायरेक्शन में आएंगे, E1 और E2। तो यहाँ पे भी अपन क्या लिख सकते हैं, ER इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरा क्वेश्चन आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सिग्मा न देकर 2 सिग्मा, 5 सिग्मा, 3 सिग्मा जो भी वैल्यू दे रहा है तो उसी को वैल्यू रखकर अपन क्या है, इसको सोल्व आउट कर लेंगे। तो उस टाइम पे एक इजीली क्वेश्चन इस टाइप का आपको दे दिया जाएगा। अब लास्ट एप्लीकेशन है एक स्पेरिकल सेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्पेरिकल सेल। देखो स्पेरिकल सेल के अंदर क्या करेंगे, स्पेरिकल सेल के अंदर देखो स्पेरिकल सेल होता क्या है, तो उसके अंदर आपको देखो जैसे फुटबॉल है, प्लास्टिक की बॉल है, यानी अंदर से खोखली होती है और उसके चारों तरफ कवर होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो चार्ज होगा वो क्या होगा, उसकी सरफेस के ऊपर होगा। तो उस सरफेस के ऊपर चार्ज को कैसे इमेजिन करना है, जैसे सपोज करो ये अपना क्या है, स्पेरिकल सेल ले लिया, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसके सरफेस पे होगा। कहाँ पे होगा भाई, सरफेस पे। तो इसके सरफेस के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इस तरह से कर दिया। करने के बाद में अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि R रेडियस, यहाँ पे कैपिटल R मैं ले रहा हूँ इसकी रेडियस को, ठीक है। और इसके ऊपर अपन 3 कंडीशन सोल्व आउट करेंगे। 3 कंडीशन कौन कौन सी भाई, एक बाहर, एक सरफेस पे और एक इनसाइड, अंदर की साइड में। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पहली कंडीशन की, तो R ग्रेटर देन R, इसका मतलब आउटसाइड। तो आउटसाइड में अपन ने यहाँ पे कोई भी पॉइंट P इमेजिन कर लिया और इसके बाउंड करने के लिए इसके चारों तरफ अपन ने क्या कर दिया भाई, ये गाउसियन सरफेस इमेजिन कर दिया, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, ठीक है, पॉइंट P की। तो यहाँ से इस चार्ज को बाउंड क्यों किया है, क्योंकि गाउस लॉ पहले ही मैंने बता दिया था कि सरफेस क्या होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए, चार्ज उसके अंदर रहेगा तो ही गाउस लॉ लागू होगा, अदरवाइज गाउस लॉ लागू नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो टोटल चार्ज इस स्फीयर के ऊपर मैंने कितना माना है भाई, Q चार्ज माना है, टोटल चार्ज Q माना है। तो अपन यहाँ पे जो फाई की जो फॉर्मूला है वो क्या लिखेंगे, E.dA। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया, E और DA दोनों क्या आएंगे, सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे अपन जो वैल्यू लिखेंगे EDA cos 0, क्या लिखेंगे भाई, EDA cos 0। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, सेम आएगी। कहीं पे भी इमेजिन कर लो, यहाँ पे पॉइंट P लेंगे तो एरिया की और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या आएंगे, आपके सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, cos 0 1 हो गया, तो E तो आपका बाहर आ गया और DA आपका अंदर रह गया। तो सबसे पहले अपन इसकी बात कर रहे हैं फाई जो फ्लक्स है, तो E और इंटीग्रेशन DA, ठीक है। तो इंटीग्रेशन DA, तो E और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा भाई, 4 पाई r²। किसका, इस जो गाउसियन सरफेस है जो स्पेयर के रूप में है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई r²। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो फाई इक्वल्स टू अपने पास ये वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड अपने को क्या करनी है, फ्रॉम गाउस लॉ।
तो गाउस लॉ से अपन सीधा मैंने माना है कि टोटल चार्ज Q है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड से अपन देख रहे हैं तो फाई की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन K लिख सकते हैं, तो K Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ई आउटसाइड में कितना आ गया आपके पास, K Q अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। दूसरा आपको क्या है, सरफेस पे निकालना है। तो सरफेस पे निकालने के लिए अपन क्या है, सेकंड कंडीशन लेंगे R इक्वल्स टू कैपिटल R। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट P इमेजिन करो तो R और R की दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरफेस पे, सरफेस पे। तो सरफेस पे R इक्वल्स टू R यानी इक्वेशन 3 में ही सीधा पुट करेंगे तो ई सरफेस कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तीसरी अपन बात करेंगे अंदर की साइड में, तो P यानी यहाँ पे इमेजिन कर लिया और इसके चारों तरफ ये गाउसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। तो उस टाइम पे अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि अंदर की साइड में थर्ड अपन क्या करेंगे, इनसाइड की बात करेंगे। तो इनसाइड के अंदर क्या लिखेंगे, R लेस देन, वेरी लेस देन कंपेयर टू कैपिटल R। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कैपिटल R की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है R से। तो उस टाइम पे अपन यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देयर इज़ नो चार्ज प्रेजेंट बिकॉज Q इक्वल्स टू 0 इनसाइड, ठीक है। इनसाइड के अंदर क्या है, चार्ज नहीं है। तो आप यहाँ पे सीधा लिखोगे E इन इक्वल्स टू 0। तो अपन यहाँ पे देखो ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। तो ग्राफ किस तरह से आएगा, तो ग्राफ को आपको देखो दोनों साइड में इमेजिन करके बता देते हैं। तो ये आपकी राइट साइड हो गई, इसके अंदर ग्राफ इस साइड में आ जाएगा, यानी ये तो हो गया E इन, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। E यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, E मैक्स, और कहाँ पे आ रहा है भाई, R इक्वल्स टू R, और ये R क्या हो गया, बड़ा हो गया भाई। R के बीच में अपने ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी अपन इसी तरह से इमेजिन कर सकते हैं। ये दोनों ही ग्राफ क्या है, इसी को शो कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, E इन साइड में तो क्या हो जाएगा भाई, 0, और ये आपका क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू कैपिटल R, और ये R क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना क्या था, एक छोटा सा टॉपिक था। तो आपसे यहाँ पे सीधा पूछ सकता है कि Q अपॉन R स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया था ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो उसका, और यहाँ पे स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फीयर, दूसरा नाम क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर, इसका आगे लिख देते हैं कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल सेल दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों ही कंडीशन पे सेम आएगी, उसके अंदर कोई किंतु परंतु आपको नहीं रखना है। तो आपको सीधा याद रखना, आउटसाइड में Q अपॉन R होता है, सरफेस पे मैक्सिमम, ये क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू, और ये अंदर की साइड में क्या होता है, 0 होता है। तो ये अपना क्या था, छोटा सा टॉपिक था। ओके।